बाबर ने हसन खान के बेटे को रिहा कर दिया और इस्लाम की दुहाई देते हुए अपने खेमे में मिल जाने का प्रस्ताव दिया। हसन खान मेवाती ने इसके बावजूद राणा सांगा का साथ दिया। इस जंग में राणा सांगा की हार हुई और बाबर ने हसन खान को तड़पा कर मार डाला। दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6000 से ज्यादा मेओं ने अपना बलिदान दिया था। मेवात का अतीत जितना ही गौरवशाली है, वर्तमान उतना ही दागदार बनता जा रहा है। दलितों के खिलाफ अत्याचार की जांच के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पवन कुमार की अगुवाई में बनी कमेटी ने मेवात में बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताई थी। कमेटी ने 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1 जून 2020 को कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज पवन कुमार ने प्रेस में दिए हुए बयान में मेवात को दलितों का कब्रगाह बताया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और मेवात में कोई फर्क नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं का अपने मंदिरों में जाना दुश्वार है। अवैध कब्जा करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं। हिंदुओं के मवेशी भी सुरक्षित नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली हरियाणा का मेवात इलाका हिंसा की आग में झुलस गया। जिस नूह जिले से हिंसा की चिंगारी उठी, वहां करीब 80% आबादी मुस्लिम है। इनमें से ज्यादातर मेओ मुसलमान है। कुछ लोग इसे मिनी पाकिस्तान, तो वहीं गांधी जी ने इसे देश की रीढ़ कहा था। तो ऐसे में आइए जानते हैं मेवात के मुसलमानों के ओरिजिन, इतिहास, रीति रिवाज और इनसे संबंधित कई कहानियां तथा वर्तमान में मेवात की क्या स्थिति है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं मेओ मुस्लिमों के ओरिजिन के बारे में। साथियों, मेओ मुस्लिमों के ओरिजिन के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जड़ें ईरान में हैं, तो वहीं दूसरे लोग इन्हें मीणा जनजाति से जोड़ते हैं। एक और थ्योरी के मुताबिक मेओ हिंदू राजपूत थे। इन लोगों ने 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम अपना लिया था। ब्रिटिश ईरा में मीणा से मेओ बनने की थ्योरी सबसे पहले एथनोग्राफर और अलवर स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट मेजर P.W. पावलेट ने दी थी। उन्होंने बताया कि मेओ समुदाय मीणाओं से जुड़ा हुआ है। पावलेट ने 1878 के उलवर के गजेटियर, जिसे अब अलवर के नाम से जाना जाता है, उसमें लिखा है कि मेओ और मीणा शब्दों के बीच समानता से पता चलता है कि यह मीणा से निकला हुआ छोटा रूप है। दोनों समुदायों में कई कुलों के नाम समान हैं। एक और कहानी खान उपास से भी जुड़ी हुई है। साल 1355 में कोटला जिले के जादौन राजपूत राजा लखनपाल के 2 बेटे कुंवर सोनपरपाल और कुंवर समरपाल दिल्ली सल्तनत में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के यहाँ काम करते थे। एक बार फिरोज शाह तुगलक शिकार पर गए थे। दोनों भाई कुंवर सोनपरपाल और समरपाल भी उनके साथ थे। इसी दौरान एक बाघ ने सुल्तान पर हमला कर दिया। ऐसे में कुंवर सोनपरपाल ने अपने शानदार तीरंदाजी कौशल से बाघ को मारकर सुल्तान की जान बचा ली। इसके बाद सुल्तान ने दोनों भाइयों को खान की उपाधि प्रदान की और कुंवर सोनपरपाल का नाम बदलकर नाहर खान कर दिया तथा समरपाल का नाम बदलकर छज्जू खान कर दिया। इतिहासकार सैल मायाराम ने अगेंस्ट हिस्ट्री अगेंस्ट स्टेट काउंटर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मार्जिन्स में इसका जिक्र किया है। साल 1372 में फिरोज शाह तुगलक ने मेवात का शासन राजा नाहर खान मेवाती को सौंप दिया। राजा नाहर खान ने ही मेवाती शासकों को वली ए मेवाती की उपाधि दी थी। उनके वंशज 1527 तक इसी उपाधि का इस्तेमाल करते रहे थे। बाबर से लड़ने वाले हसन खान भी इन्हीं के वंशज थे। दोस्तों, आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि सन 1527 में मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए खानवा की जंग हुई थी। इसमें हसन खान मेवाती राजपूतों का साथ दे रहे थे। बाबर के कब्जे में हसन खान का बेटा था। बाबर ने हसन के बेटे को रिहा कर दिया और इस्लाम की दुहाई देते हुए अपने खेमे में मिल जाने का प्रस्ताव दिया। हसन खान मेवाती ने इसके बावजूद राणा सांगा का साथ दिया। इस जंग में राणा सांगा की हार हुई और बाबर ने हसन खान को तड़पा कर मार डाला था। अब आइए जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में मेओ मुस्लिमों की क्या भूमिका रही है। साथियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6000 से ज्यादा मेओ ने अपना बलिदान दिया। घासेड़ा गांव में आर्टिलरी मैन अली हसन की अगुवाई में ब्रितानी फौज के साथ लड़ाई में 150 मेओ ने अपनी कुर्बानी दी। पलवल के रूपरुका गांव में 3000 मेओ ने कैप्टन ड्रुमंड की सैन्य टुकड़ी से मोर्चा लिया, जिसमें 350 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान गुड़गांव के तत्कालीन असिस्टेंट कलेक्टर बिग्राम किलफोर्ड ने क्रांति दबाने के लिए कई गाँवों में आग लगवा दी थी। इस घटना के बाद मेओ मुस्लिमों ने तब किलफोर्ड समेत ब्रिटिश फौज के 60 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी तरह से सदरुद्दीन नामक किसान ने मेओ मुस्लिमों की एक रैली की। इसके बाद अंग्रेजों ने 52 लोगों को हाथियों के सहारे पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। साथियों, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर हिलाल अहमद के मुताबिक 1871 की पहली जनगणना में मेओ को हिंदुओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
तो वहीं 1901 की जनगणना में मुसलमानों के रूप में। मेव पहले हिंदू और इस्लामी दोनों रीति रिवाजों का पालन करते थे। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर कुओं की पूजा करती थीं, जिसे हकीका कहा जाता था। लेकिन 1926 में जब आर्य समाजियों ने शुद्धि और संगठन आंदोलन शुरू किया, तब तबलीगी जमात ने मेव समुदाय को फिर से अपने इस्लामी खेमे में शामिल करने का प्रयास किया। कद काठी और पहनावे को देखें तो मेव मुस्लिमों को फेटा, पगड़ी और गैर मेव की पगड़ी एक जैसी ही होती है। महिलाएं बुर्का नहीं बल्कि सिर पर हल्का घूंघट रखती हैं। वह हिंदुओं की तरह एक गोत्र में शादी भी नहीं करते। हालांकि इस्लाम चचेरे भाइयों के साथ शादी करने की अनुमति अवश्य देता है। कई परिवार अभी भी बच्चों को उनके हिंदू नामों से ही बुलाते हैं, जैसे अमर सिंह, चांद सिंह, सोहराब सिंह मेव। इनमें खान जैसे उपनाम उनकी मुस्लिम पहचान को व्यक्त करने के लिए जोड़े गए हैं। इतिहासकार सैल मायाराम ने साल 2000 में एक लेख में लिखा कि 1947 में भारत का बंटवारा होने के बाद मेवात रीजन में भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस वक्त अलवर और भरतपुर स्टेट में लगभग 2 लाख मेवात रहते थे। भरतपुर में इस दौरान करीब 30,000 मेव मारे गए। यह आधिकारिक आंकड़ा था। वहीं अलवर में मारे गए और विस्थापित संख्या का कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इस दौरान जो लोग हिंसा से बच गए वे नूह, रेवाड़ी और सोहना के बेटिंग कैंपों में जा पहुंचे, जो कि उस वक्त पंजाब में था। बेटिंग कैंप में लोग तब तक रहते थे जब तक उन्हें पाकिस्तान नहीं भेज दिया जाता था। इसी दौरान अखिल भारतीय मेव पंचायत के सचिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता अब्दुल हई ने कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी से बात। बताया जाता है कि जोशी ने कहा था कि केवल गांधी जी ही शांति ला सकते हैं। मेव मुस्लिमों के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित नेता चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 20 सितंबर 1947 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में गांधी जी से मुलाकात करने पहुंचता है। इसी दौरान मेव ने गांधी जी से कहा कि हम पाकिस्तान जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसी दौरान गांधी जी को घसेड़ा आने का भी न्योता दिया गया। यहाँ पर भी भरतपुर और अलवर से आए मेव शरणार्थी रुके हुए थे। इसके बाद गांधी जी घसेड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने मेवों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया और पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी। इसके बाद करीब 50% मेव पाकिस्तान नहीं गए। फिलहाल 20 लाख मेव मुख्य रूप से हरियाणा के मेवात जिले, अब नूह और राजस्थान के निकटवर्ती अलवर और भरतपुर में भी फैले हुए हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि वर्तमान में मेवात की क्या स्थिति है। साथियों, लंबे समय तक मेवात की पहचान सांप्रदायिक सौहार्द की रही है। मेवात में कभी देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा की लौ जलाई थी। उन्होंने अपना पहला चुनाव गुड़गांव से ही लड़ा था। मेवात का अतीत जितना गौरवशाली है, वर्तमान उतना ही दागदार बनता जा रहा है। इलाका अक्सर गलत वजहों से चर्चा में बना रहता है। अपराध अब इसकी पहचान सी बनती जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस भी आज अपराधियों को पकड़ने के लिए कुछ गांवों में जाने से डरती है, क्योंकि उन पर हमले का डर होता है। सांप्रदायिक सौहार्द की जगह फिजा में नफरत घुलने लगी है। कुछ साल पहले दलितों के खिलाफ अत्याचार की जांच के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पवन कुमार की अगुवाई में बनी कमेटी ने मेवात में बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताई थी। कमेटी ने 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1 जून 2020 को कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज पवन कुमार ने प्रेस में दिए गए बयान में मेवात को दलितों का कब्रगाह बताया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और मेवात में कोई फर्क नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दलित महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं का अपने मंदिरों में जाना दुश्वार हो चुका है। अवैध कब्जा करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं। हिंदुओं के मवेशी भी सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट में दलित महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों का जिक्र किया गया, जिसमें एक गैंगरेप और मर्डर के मामले से लेकर एक दलित की लड़की को अगवा करके पुलिस वाले के घर पर कथित गैंगरेप की घटना का भी जिक्र था, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेवात साइबर क्राइम का नया गढ़ बनता जा रहा है। साइबर ठगी की ब्रांच झारखंड के जमताड़ा से अलवर भरतपुर के मेवात में शिफ्ट हो चुकी है। इसी साल अप्रैल में नूह जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया था। नूह के 14 जिलों में पुलिस ने छापा मारा था। दरअसल पुलिस को देश भर में 28,000 से ज्यादा लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत मिली थी। इसी धोखाधड़ी के लिए अपराधियों ने 219 बैंक अकाउंट और 140 यूपीआई अकाउंट का इस्तेमाल किया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 166 फर्जी आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 128 एटीएम कार्ड, 66 मोबाइल फोन और 99 सिम कार्ड तथा 5 पीओएस मशीन और 3 लैपटॉप भी जब्त किए थे। यही वजह है कि अब साइबर क्राइम पुलिस थाने पर हमले के पीछे ये साजिश मानी जा रही है, ताकि ये सारे सबूत मिटाए जा सके। इसके अलावा दोस्तों, समय समय पर भी अपराध की वजह से ये क्षेत्र सुर्खियों में आता रहता है। 2010 में धौला कुआं गैंगरेप केस में शामिल सभी अपराधी इसी इलाके से जुड़े हुए थे।
तब बीपीओ में काम करने वाली नॉर्थ ईस्ट की एक 30 वर्ष की युवती के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप को अंजाम दिया गया था। यह मामला काफी ज्यादा चर्चित रहा था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अगस्त 2016 में कथित गोरक्षकों द्वारा 2 लड़कियों के गैंगरेप का मामला भी काफी ज्यादा चर्चित रहा था। 24 अगस्त 2016 को नूह जिले के थिगान हेरी गांव में एक मुस्लिम परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें दंपति की हत्या कर दी गई। परिवार के कई सदस्य भी घायल हुए थे। परिवार की 21 साल की एक महिला और 16 साल की लड़की के साथ दरिंदगी के भी आरोप लगे हुए थे। हत्या और गैंगरेप का आरोप कथित गोरक्षकों पर लगा। मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा और बाद में उसकी जांच सीबीआई को भी सौंपी गई। साल भर पहले भी मेवात तब सुर्खियों में था जब खनन माफिया ने एक डीएसपी को गाड़ी से कुचलकर मार डाला था। 19 जून 2022 को तवाड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावड़ू में पहाड़ी पर अवैध खनन की शिकायत के बाद पहुंचे थे। तब डंपर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुल नूह देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इसकी आधिकारिक पुष्टि 2018 में हुई थी, जब नीति आयोग ने नूह जिले को भारत के सबसे पिछड़े जिले के रूप में पहचाना था, जहां करीब 79% आबादी मुस्लिमों की है और इनमें भी बहुसंख्यक आबादी मेव मुस्लिमों की है। मुस्लिमों की स्थिति पर आई रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी कहती है कि मेवात के मुस्लिम पूरे देश में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि नूह से सटे गुड़गांव या गुरुग्राम की पर कैपिटा इनकम 3,16,512 रुपए है, जबकि नूह की पर कैपिटा इनकम महज 27,791 रुपए ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक एनसीआर के 35 जिलों में दूसरा सबसे गरीब जिला है नूह। अगर धन संपत्ति की बात की जाए तो नूह की तुलना में पलवल 10 गुना, रेवड़ी 15 गुना, फरीदाबाद 18 गुना और गुरुग्राम 19 गुना समृद्ध है। नूह में 4% आबादी अभी भी कच्चे मकानों में रहती है। सिर्फ 20% घरों में चूल्हा गैस से जलता है। सिर्फ 60% घरों में पीने का पानी पाइप से पहुंचता है। यहाँ की महिलाएं अभी भी औसतन 4 बच्चे पैदा करती है। और आश्चर्यजनक बात तो ये है दोस्तों कि आधी आबादी का आधा हिस्सा यानी 51% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो बस प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।